हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अवॉइडेबल मैरिजेस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे कि आपको पता है, आपसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ मैरिजेस का टॉपिक कवर किया था, देन उसके बाद वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज को भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अवॉइडेबल मैरिजेस की, ये होती क्या है और ऐसे कौन से ग्राउंड और सिचुएशन है जिनमें कोई मैरिज अवॉइडेबल हो जाती है। तो किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले हमें उसका बेस सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम अवॉइडेबल मैरिज के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। अवॉइडेबल मैरिज इज वैलिड अंटिल अनल्ड बाय अ कोर्ट, यानी कि अवॉइडेबल मैरिज वो है जो कि सिर्फ जब तक ही वैलिड है जब तक आप उसे कोर्ट से अनल नहीं करवा लेते हो। ठीक है, एक ऐसी शादी जिसमें आपको ये राइट दिया होता है, आपको ये अलाउ किया होता है कि आप चाहें तो अपनी शादी को एकदम वैलिड तरीके से निभा कर लेके जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी उस शादी को अनल भी करवा सकते हो, उससे फ्री भी हो सकते हो। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली विदाउट एनी रीजन कोई भी पर्सन होगा और शादी के 6 महीने 4 महीने बाद या 4 दिन बाद वो कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा जी मुझे तो अब शादी अनल करवानी है, मेरे को नहीं रहना है विदाउट एनी रीजन। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अवॉइडेबल मैरिज के लिए भी कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं। Section 12 of the Hindu Marriage Act 1955 provides grounds on which a marriage can be voidable. Section 12 में जिस तरीके से Section 11 void marriage की बात करता है, उसी तरीके से Section 12 voidable marriage की बात करता है। Section 12 के अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड्स मेंशन है जो कि अगर आपकी शादी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी शादी को वॉइड करवा लें, तभी आपकी शादी वॉइडेबल मैरिज होगी। It allows a spouse to apply for annulment if certain conditions exist at the time of marriage. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो जो कंडीशन सेक्शन 12 में मेंशन्ड है, अगर वो आपकी शादी में टाइम ऑफ मैरिज और मतलब जो भी एट द टाइम ऑफ मैरिज है शादी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाओ और अपनी शादी को उन ग्राउंड्स का यूज करते हुए अनल्ड करवा लो। ओके, वंस अनल्ड द मैरिज इज ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। सिंपल सी बात है, एक बार जब शादी विलुप्त हो जाएगी, उसे अनल्ड करवा लिया जाएगा, तो वो इस तरीके से ट्रीट करी जाएगी जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अब आगे हम देखते हैं ग्राउंड्स फॉर अवॉइडेबल मैरिजेस, सेक्शन 12 क्लॉज 1। ये क्या बोलता है? अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ द एक्ट अ मैरिज कैन बी अनल्ड इफ, अगर ये चीजें हैं आपकी शादी में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सेक्शन 12(1) ये बोलता है कि आपकी जो शादी है वो अनल्ड हो सकती है। आपकी जो शादी है वो वॉइडेबल शादी है, वॉइडेबल मैरिज है। आप चाहें तो उसे निभा लें और अगर आप चाहें तो उसे वॉइड करा लें, आपके पास ऑप्शन है। अब उसमें से फर्स्ट है हमारा, ईदर स्पाउस इज अनेबल टू कंज्यूमेट द मैरिज ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटी। सेकेंड है, कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। थर्ड वन इज मेंटल डिसऑर्डर। फोर्थ वन इज द वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इन चारों पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज ये चारों ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 12 में दिए हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 12 का 1 का क्लॉज ए इम्पोर्टेंसी की बात करता है, जो हमने फर्स्ट अभी पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला, ईदर स्पाउस इज अनेबल टू कंज्यूमेट द मैरिज ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटी, ये इसी को एक्सप्लेन करता है अच्छे से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ईदर स्पाउस वॉज अनेबल टू एंगेज इन मैरिटल रिलेशंस ड्यू टू फिजिकल इश्यूज एट द टाइम ऑफ मैरिज and it continue to persist, the marriage can be annulled. This condition must be permanent and incurable. The court should examine medical evidence to determine if annulment is justified. अब देखो इम्पोर्टेंसी क्या होती है। बेसिकली अगर हम सिंपल लफ्जों में इन्हें समझें तो इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ईदर स्पाउस, इसमें ईदर स्पाउस यूज को क्यों करा गया है? क्योंकि इम्पोर्टेंसी जो है वो हस्बैंड और वाइफ में से, मेल और फीमेल में से, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक हस्बैंड ही इंपॉर्टेंट होगा या फिर एक वाइफ ही इंपॉर्टेंट होगी। फिजिकल इनकैपेबिलिटी दोनों में से किसी की भी हो सकती है। इसलिए बोला गया है कि अगर ईदर स्पाउस वॉज अनेबल, दोनों में से कोई एक भी स्पाउस जो है अगर वो अनेबल है इंगेज होने में मैरिटल रिलेशंस में, जो एक मैरिटल रिलेशन होते हैं, अगर उनमें वो इंगेज नहीं हो पा रहा है ड्यू टू फिजिकल इश्यूज एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस ग्राउंड का यूज करते हुए अपनी शादी को अनल्ड करवाने। ठीक है, अगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो परमानेंट है, इनक्योरेबल है, देन यू कैन अनल्ड योर मैरिज। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कोर्ट एग्जामिन तो ज़रूर करेगा मेडिकल एविडेंसेस को, कुछ भी जजमेंट देने से पहले वो ऐसे ही आपके बोलने पर तो जजमेंट नहीं दे देगा। अब हमने एक तो समझ लिया कि जो हमारी इम्पोर्टेंसी है वो हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी हो सकती है। ये भी जान लो कि इम्पोर्टेंसी 2 टाइप की हो सकती है, एक तो फिजिकल इनकैपेबिलिटी होना या फिर
हमारा इमोशनली इनकैपेबल होना, ये साइकोलॉजिकली वीक होना, इनकैपेबल होना, किसी भी तरीके का इशू होना, ठीक है। 2 टाइप की हमारी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। अब इसमें कुछ सिनेरियोज भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिनसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में आप इस ग्राउंड को यूज़ कब कर पाओगे, ठीक है। अब वो सिनेरियो ऐसे है, सपोज दैट मान लो हस्बैंड या वाइफ में से जो भी पर्सन है, जो कि जब शादी हुई तो शादी के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, वो फिजिकली सही था, फिट था, फाइन था, और जो आपकी शादी है वो कंज्यूमेट हो चुकी है। आफ्टर मैरिज कुछ टाइम बाद ऐसे सिनेरियोज, ऐसी कुछ भी इशू क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से जो वो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। शादी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, शादी कंज्यूमेट हो चुकी है, बट शादी के कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आप जो वाइफ है, जो सेकंड मतलब जो सेकंड पार्टनर है, जो वाइफ है, वो इस सिचुएशन में इस ग्राउंड का यूज नहीं कर सकती अपनी शादी को अनल करवाने के लिए, यानी कि इस सिनेरियो में कि जो मैरिज है वो वॉइड नहीं होगी, वॉइडेबल नहीं होगी, ठीक है। आप उस शादी को इस ग्राउंड का यूज करते हुए वॉइड बिल्कुल नहीं करा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो शादी है वो कंज्यूमेट हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो कभी कंज्यूमेट ही नहीं हुई थी, ठीक है। सेकंड सिनेरियो हमारा ये होता है, ही वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड मैरिज नेवर कंज्यूमेटेड, ठीक है। यानी कि शादी के टाइम से ही जो हस्बैंड था वो इम्पोर्टेंट था और शादी कभी कंज्यूमेट हुई ही नहीं। और जब शादी कभी कंज्यूमेट हुई ही नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसी शादी से अलग हो जाएं, खत्म कर दें, अनल्ड करवाने कोर्ट के पास जाकर। इसका मतलब ये कि ये जो मैरिज है ये वॉइडेबल होगी, ठीक है। अब देखो, इन 2 सिनेरियो में से एक ही चीज कॉमन आती है, कंज्यूमेशन। मतलब ये कि अगर आपकी शादी कंज्यूमेट हुई है तो आप इस ग्राउंड का यूज करके मैरिज अनल नहीं करवा सकती, बट अगर कभी आपकी शादी कंज्यूमेट ही नहीं हुई है तो आप इस ग्राउंड का यूज करते हुए अपनी शादी को अनल करवा सकते हो, अगर इशू इम्पोर्टेंसी है तो, ठीक है। अभी एक और पॉइंट है, उसे भी आप अच्छे से समझ लो। सपोज दैट कोई वाइफ है, वो एबल है परफॉर्म करने में एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, बट वो बच्चे नहीं कर सकती है, ओके। वो फिजिकली कैपेबल है, सब कुछ फिट है, ओके, बट वो बच्चे नहीं कर सकती है। तो हस्बैंड जो होगा वो इस इशू को लेकर इस ग्राउंड के तहत नहीं जा सकता है कोर्ट के पास अपनी शादी को अनल करवाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमेशन हो रहा है, कंज्यूमेशन की मेन बात करी गई है और वो यहाँ पर हो रहा है, वो फिजिकली फिट है, बस वो बच्चे नहीं कर सकती। इस चीज को आप लेकर नहीं जाओगे कि हाँ शादी अनल करवानी है मुझे बिकॉज ये इशू है, ओके। ये चीज आप समझ चुके हो, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा सब कुछ। अब हम नेक्स्ट हमारा ग्राउंड देख लेते हैं वॉइडेबल मैरिज का। नेक्स्ट जो हमारा ग्राउंड है वो सेक्शन 12 की 1 का क्लॉज बी, विच इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 2। अब देखो, सेक्शन हमारा जो 12 का 1 का क्लॉज बी है, ये क्या बोलता है, अगर मैरिज सेक्शन 5 के क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को वॉयलेट करके हुई है तो वो शादी वॉइडेबल होगी। अब देखते हैं कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 में ऐसा क्या कहा गया है जिसे अगर हम वॉयलेट करते हैं, वॉयलेट करके शादी करते हैं, तो वो जो हमारी शादी है वो वॉइडेबल हो जाएगी। बोला गया है, अ मैरिज इज वॉइडेबल इफ वन स्पाउस was of unsound mind or suffering from a mental disorder at the time of marriage. The mental disorder must be severe enough to make the person unfit for marriage and procreation. Suffering from recurrent attacks of insanity, the other spouse can seek annulment based on this ground. Okay. अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी वैलिड कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं है बिकॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ये शादी नहीं हो सकती है। और अगर फिर भी ये शादी करवा दी जाती है जबकि दोनों में से जिसे भी ये प्रॉब्लम है, अनसाउंड माइंड है, वो इस सिचुएशन में था ही नहीं कि वो अपनी खुद की कंसर्न दे पाए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शादी है, शादी का मतलब क्या होता है, एंड वॉट एवर जो भी था, स्टिल उनकी शादी करवा दी जाती है। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 2, यानी कि इस सेक्शन में जो भी बताया हुआ है उसका वॉयलेशन करके शादी करवा दी जाती है तो वो शादी वॉइडेबल होगी। जो दूसरा पर्सन है वो चाहे इस शादी को अनल्ड करवा सकता है, ठीक है। अब हमारी दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो पर्सन है वो कैपेबल है ऑफ गिविंग वैलिड कंसर्न, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से वैलिड कंसर्न तो दे पा रहा है, मतलब वो इस लायक है कि उसे वो समझ सके कि शादी क्या है, शादी क्या होती है, व्हाटएवर जो भी है, सब शादी के बारे में उसे समझ आ रहा है, वो शादी को वैलिड कंसर्न भी दे सकता है। बट वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मैरिज कर पाए या फिर बच्चे पैदा कर पाए बिकॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। समझ लो आप कि वो कंसर्न दे सकता है, वो शादी को समझ रहा है, शादी क्या होती है क्या नहीं होती है, बट वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो शादी कर पाए या फिर किसी भी तरीके से बच्चे पैदा कर पाए ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर
और फिर भी अगर ये सब होते हुए कोई इंसान झूठ बोलकर या किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती या इस चीज़ का कॉन्ट्रिब्यूशन करते हुए शादी करवा देता है, तो जो सेकंड पर्सन है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ऐसी शादी से अलग हो जाए। अगर उसे नहीं साथ रहना है ऐसे पर्सन के, तो वो अनल करवा ले उस मैरिज को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स, मतलब अगर इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, उसे कंटिन्यू बार बार इंसैनिटी के किसी को अटैक्स आते हैं, तो भी इस सिचुएशन में भी वो शादी नहीं कर सकता है। अगर शादी करते हैं तो वो जो मैरिज है वो वॉइडेबल मैरिज होगी। मीन्स जो सेकंड पर्सन है वो अपनी इच्छा से चाहे ऐसे पर्सन के साथ रहना तो वो बेशक रहे, लेकिन उसके पास कोर्ट लॉ उसे ये ऑप्शन देता है कि आप अनल करवा सकते हो ऐसी शादी को, आप अलग हो सकते हो ऐसे पर्सन से, ठीक है। द अदर स्पाउस कैन सीक अनलमेंट बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। ये जो ग्राउंड्स हैं यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है अगर, ठीक है, कि वो पता है शादी क्या है क्या नहीं, बट वो इस लायक नहीं है कि भाई वो शादी के लिए मतलब शादी कर पाए या फिर किसी भी तरीके से बच्चे कल को पैदा कर पाए, तो भी वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी। अगर अनसाउंड माइंड है कि वो उसे यही नहीं पता शादी क्या होती है और वो उस चीज़ के लिए वैलिड कंसर्न दे ही नहीं सकता है, तो भी वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी। किसी भी तरीके से रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आते हैं तो भी वो जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर स्पाउस है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अनलमेंट करवा ले इन ग्राउंड का यूज़ करते हुए। इन ग्राउंड है, नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि सेक्शन 12(1) के क्लॉज सी में ये मेंशन किया हुआ है, विच इज़ कंसेंट बाय फोर्स एंड फ्रॉड, फोर्स और फ्रॉड, ठीक है। इससे ये तो समझ आ ही रहा होगा कि जो कंसेंट है वो फोर्सफुली ना हो शादी के लिए या फिर फ्रॉड वाइज ना ली गई हो। बट अगर फोर्सफुली किसी भी तरीके के फोर्स से या फिर फ्रॉडली ली गई है कंसेंट, तो ऐसी मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी, ठीक है। जो पार्टनर है उनमें से वो चाहें तो कल को उस शादी को अनल करवा सकते हैं। A marriage can be annulled if one spouse's consent was obtained through force or fraud, ठीक है। Fraud includes concealing important facts that would affect the other party's decision to marry. Examples: concealing identity, marital status, or serious health issues. Application for annulment must be made within 1 year of discovering the fraud or force. अब देखो, जो हमारा ये सेक्शन है टोटली जो ये बात करता है कंसेंट ऑफ द पार्टी की बात करता है, ठीक है। इट मेनली फोकसिंग ऑन फ्रॉड एंड फोर्स, मतलब ये कि जो शादी है वो रजामंदी जो उसकी ली गई है वो जोर जबरदस्ती से ना करवाई हो या फिर लड़का या लड़की ने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हाँ ना बोल दिया। अब फोर्स भी कैसे हो सकता है, फोर्स भी कितने टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारा फिजिकल फोर्स, एक हो सकता है थ्रेटन फोर्स, ठीक है। अब फिजिकली फोर्स में क्या होगा, जिस मान लो कि जो उसके माता पिता थे या फिर कोई भी उन्होंने लड़के को या लड़की को मारा पीटा, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है पीटा है हाँ बुलवाने के लिए, देन उस डर से उन बच्चों ने हाँ बोल दिया, या लड़का या लड़की में से किसी एक ने भी उस डर से हाँ बोल दिया है। या फिर उन्हें थ्रेट किया गया है, मतलब उन्हें डराया गया है ये बोलकर कि अगर तुमने ये नहीं करा तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हें मारेंगे तुम्हें पीटेंगे, तो उन्होंने हाँ बोल दिए डर के मारे, ठीक है। हमारी जो फोर्स है ये भी 2 टाइप की हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो भी जो अदर स्पाउस है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ऐसी शादी को अनल्ड करवा ले, ठीक है। अगर जो उसका मतलब जो भी वन स्पाउस है अगर उसकी कंसर्न ऑब्टेन करी गई है थ्रू दी फोर्स ऑफ फ्रॉड, तो ऐसी शादी को वॉइडेबल माना जाएगा, ये अनल्ड हो सकती है। फ्रॉड इंक्लूड्स कंसीलिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट, फ्रॉड मीन्स कुछ छुपाना या झूठ बोलना एक्सेट्रा, या फिर किसी भी तरीके की कोई जालसाजी। ये भी कुछ 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें तो नेचर ऑफ सेरेमनी हो सकता है, मतलब ये कि लड़का या लड़की को किसी रिलीजियस पूजा के नाम पर ले जाया जाए कि आप ऐसे ऐसे मंदिर में चलो कोई रिलीजियस पूजा होनी है और वहाँ जाकर उनकी शादी करवा दी जाए, तो ऐसी शादी भी वॉइडेबल होगी। सेकेंड हम कह सकते हैं मटेरियल फैक्ट्स का छुपाना, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब ये है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स छुपाए हैं कि अगर वो पहले पता होते तो जो वाइफ थी वो अपने जो दूसरी पार्टी है वो अपने डिसीजन जो मैरी का है, जो शादी का जो डिसीजन है, मे बी वो चेंज कर सकती थी। जैसे कि सपोज वो पहले से शादीशुदा था, ठीक है, बट स्टिल उसने अपनी वाइफ से वो चीज़ छुपाई। लेकिन अगर शायद उसे शादी से पहले बात पता होती कि मेरा होने वाला पति पहले से ही शादीशुदा है, तो हो सकता था जो उसका शादी का डिसीजन था वो बदल देती। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का अगर हम छुपा लेते हैं, या ये भी मैटर करता है कि अगर किसी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपाए हैं तो ये भी मैटर करता है, ऐसी सिचुएशन में भी वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हम कह सकते हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब ये कि उसने ये नहीं बताया, जो पार्टनर था हस्बैंड था, सपोज दैट हस्बैंड ने ये नहीं बताया कि वो किसी दूसरे रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसने झूठ बोलकर शादी कर ली, ठीक है।
जिन्हें अगर वो शायद बता देता तो ये होता कि उसका हो सकता है कंसर्न चेंज हो जाता है शादी को लेकर, है ना। हमने बताया ना एग्जाम्पल, कंसीलिंग आइडेंटिटी, मैरिटल स्टेटस और सीरियस हेल्थ इशू। मतलब ये कि यार उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो हिंदू है, तो सपोज दैट कोई लड़की हिंदू है और लड़का कोई मुस्लिम है और वो आकर झूठ बोलकर शादी कर ले कि मैं तो हिंदू हूँ, तो ऐसी शादी वॉइडेबल होगी। कल को लड़की चाहे तो वॉइडेबल होगी, वो वॉइड करा सकती है, अनल करवा सकती है अपनी ऐसी शादी को, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस का भी अगर चेंज, मतलब मैरिटल स्टेटस का छुपाना है कि ये लड़का पहले से शादीशुदा था बट स्टिल नहीं बताया, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके पता होने पर एट द टाइम, यानी कि मैरिज के टाइम पर भी एक लड़की या एक लड़का शादी से पीछे हट सकता है अगर उसे बता दिया जाए। और नेक्स्ट है हमारा कोई सीरियस हेल्थ इशू का होना, जो कि किसी भी लड़के या लड़की को शादी से पहले पता होना चाहिए था बट उसे छुपाया गया या उसे झूठ बोला गया, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड ही हुआ। अब इसमें नोट करने वाली बात ये भी है कि एप्लीकेशन फॉर अनलमेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्कवरिंग द फ्रॉड और फोर्स। यानी कि आपकी शादी अनल कब करवा सकते हैं, जिस भी दिन आपको उस फोर्स का पता चलता है या आपको उस धोखाधड़ी फ्रॉड का पता चलता है, उस दिन से लेकर आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अनलमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं तो आपकी वो शादी अनल्ड हो सकती है। बट अगर उस दिन के बाद के 1, 2, 3 साल बाद आप यूं ही उस पार्टनर के साथ रहते रहे और तब आप सोचो कि आप अपनी शादी को अनल्ड करवा लो, तो अनल्ड होने में दिक्कत होगी। इस ग्राउंड का यूज करके आप अनल्ड नहीं करवा सकते। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, विच इज सेक्शन, नेक्स्ट क्लॉज देख लेते हैं, विच इज सेक्शन 12(1) का क्लॉज डी, विच टॉक अबाउट प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन। अब ये क्या बोलता है, a marriage can be annulled if the wife was pregnant by another man at the time of marriage. This fact must be unknown to the husband at the time of marriage. The husband must file for annulment within 1 year of discovering this fact. अब ये बोलता है कि सपोज दैट शादी के टाइम पर जो उसकी वाइफ थी वो किसी और अनदर पर्सन से प्रेग्नेंट थी और ये बात हस्बैंड को नहीं पता थी, ठीक है। शादी के टाइम पर ये बात हस्बैंड को नहीं पता थी, तो इस सिचुएशन में हस्बैंड चाहे तो जिस दिन भी उसे ये बात पता चल जाती है उस दिन के आने वाले टाइम के 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी शादी को अनल करवाने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, फाइल कर सकता है फॉर अनलमेंट, ओके। ये हमारा लास्ट ग्राउंड है जो कि वॉइडेबल मैरिज का है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन किसी की शादी में है तो वो इस ग्राउंड का यूज करते हुए अपनी मैरिज को अनल करवा सकता है विद इन दी 1 ईयर, ठीक है। If the wife was pregnant by another person at the time of marriage, conditions for annulment under section 12(1)(d). The husband did not know about this pregnancy at the time of marriage. Husband को पता ना हो शादी के वक्त पर कि उसकी जो बेबी है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और पर्सन से। Second time, no marital relations occurred after the husband become aware of this fact. If the husband willingly continues marital relations after learning of the pregnancy by another person, he loses the right to file for annulment under this ground. पहला तो ये कि हस्बैंड को पता ही ना हो शादी के वक्त पर, ठीक है, उसे बाद में ये बात पता चलती है, तो जिस दिन से उसकी जिस भी डेट में उसकी शादी हुई, शादी की डेट से लेकर 1 साल के अंदर अंदर वो इस चीज़ के लिए अनलमेंट के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है, तो जो ये शादी होगी वो अनल हो सकती है। बट इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि जिस भी दिन उसे ये पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी ऐसी बात है, उसकी जो वाइफ है किसी अनदर पर्सन से प्रेग्नेंट है, तो उस दिन के बाद से वो किसी भी तरीके का मैरिटल रिलेशन अपनी उस बेबी के संग उस प्रेग्नेंट वाइफ के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर वो खुद की इच्छा से ऐसा कोई भी रिलेशन उस वाइफ के साथ बना रहा है, ये जानते हुए भी कि ये प्रेग्नेंट है ऑलरेडी किसी और पर्सन से, तो ये जो लॉस, मतलब ये जो राइट है वो लॉस कर देगा। ये जो भी राइट्स मिले हुए हैं अनलमेंट के इस ग्राउंड का यूज़ करते हुए वो उसे लॉस कर देगा, वो उसे खो देगा अगर वो अपनी इच्छा से ही ये चीज़ करता है। ये जानते हुए भी कि ऐसा ऐसा है तो वो ये राइट को खो देगा, फिर उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने इस ग्राउंड को यूज़ करे, कोर्ट के पास जाए और अपनी शादी को अनल करवा ले, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर अनलमेंट की अगर हम बात करें तो द पिटिशन फॉर अनलमेंट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्कवरिंग द ग्राउंड्स। जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं उन ग्राउंड के डिस्कवर होने के साथ साथ कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप पिटिशन डाल देते हो अनलमेंट की तो ठीक है, आपकी जो शादी है वो अनलमेंट हो सकती है इन ग्राउंड का यूज़ करते हुए। बट अगर आप टाइम डिले करते हो, आप किसी भी रीज़न की वजह से, विदाउट एनी रीज़न या कुछ भी है, आप अनरीजनेबल रीजंस की वजह से डिले कर रहे हो, तो फिर 2, 3, 4, 5 साल बाद अगर आप आते हो इन ग्राउंड्स को लेकर तो आपकी जो शादी है वो अनल नहीं होगी। Delayed petitions may be dismissed if unreasonable.
टाइमली एक्शन इज एसेंशियल फॉर द annulment टू बी कंसिडर्ड। ओके, अब कंक्लूजन में आप लिख सकते हो सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स क्रिटिकल ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिजेस। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज के लिए बहुत क्रिटिकल कुछ ग्राउंड्स को हमें देता है कि ये ग्राउंड करके आप अपनी शादी को वॉइड करा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग दीज ग्राउंड्स हेल्प्स इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग annulment. Each ground has specific conditions that must be proven in court for a successful annulment. So, I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। So don't forget to subscribe my channel. Do share, do like, do subscribe, do comment. ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा रह गया हो जो आपको समझ ना आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।